गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम नया चैप्टर देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी। फिजिकल केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मेजर पोर्शन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये फिजिक्स में भी है, ये केमिस्ट्री में भी है और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जेईई में भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नीट में अराउंड ये 3 से 4 क्वेश्चन वेरी कर लेता है और जेईई में भी 2 क्वेश्चन तक चलता है। उष्मागतिकी क्या होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके मेजर 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन है इसका थर्मोकेमिस्ट्री और दूसरा जो पोर्शन है उसमें हम पढ़ेंगे हीट, उसमें हम पढ़ेंगे वर्क, कार्य। हीट बोले तो उष्मा, ये है उष्मा रसायन। हम इसमें पढ़ेंगे एंथैल्पी, हम इसमें हीट पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, एंथैल्पी पढ़ेंगे। हम इसमें इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, हम इसमें एंट्रोपी पढ़ेंगे, हम इसमें गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, हम इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, हम इसमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो मेजरली इसके 2 पोर्शन हैं, एक तो थर्मोकेमिस्ट्री, बाकी का थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है। ये थोड़ा सा अलग ही है। थर्मोकेमिस्ट्री उष्मा रसायन, इसमें मैनी टाइप्स ऑफ हीट आएंगी। हम अलग अलग हीट को अलग अलग टाइप से अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार की उष्माएं आएंगी, वो अध्ययन करेंगे। तो वीक वर्क आएगा, कार्य, उष्मा, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ व्यू था। अब बात आती है उष्मागतिकी किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। इसमें 2 टर्म हैं। पहला टर्म है थर्मो, दूसरा टर्म है इसमें डायनेमिक्स। देखो, जो थर्मो शब्द है इसका सेंस है हीट से, और जो डायनेमिक शब्द है इसका मतलब है मोशन से। देखिए, हीट और मोशन का इंटरकन्वर्जन, हीट और मोशन का इंटरकन्वर्जन देखो किस तरह से। मेरे पास, मैं अपने हाथों को अगर इस तरह से रगड़ता हूं तो आप जानते हैं कि मैं मोशन कर रहा हूं, मैं गति कर रहा हूं, मेरे दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं कार्य कर रहा हूं। देखो मैं कौन से टर्म बोल रहा हूं, उन पे ध्यान देना। मैं कार्य कर रहा हूं, मैं मोशन कर रहा हूं, मैं गति कर रहा हूं, और अब थोड़ी देर में मैं क्या देख रहा हूं
कि मेरे दोनों हाथों के बीच में हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट मोशन इंटर रिलेशन, यही है थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जब मैं मोशन से मेरा मतलब है, तब मेरा मतलब है मैकेनिकल एनर्जी से, और जब मेरा हीट से मतलब है तब मेरा मतलब है थर्मल एनर्जी से। तो थर्मल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी के साथ इंटर कन्वर्जन की जो स्टडी है वह स्टडी थर्मोडायनेमिक्स है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, रसायन विज्ञान की वह शाखा या फिजिकल केमिस्ट्री की वह भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें तापीय ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा के मध्य अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा उष्मागतिकी कहलाती है। तो ये इसका डेफिनेशन वाला पोर्शन था। अब हम एक कदम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा पॉइंट है स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। तो आप एक बात का ध्यान रखें, या फिर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो उष्मागतिकी के उद्देश्य या उष्मागतिकी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहली या मुख्य 3 बातें हैं, आप कैसे याद रखेंगे, फिर उसका हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। पहले तो हमें 3 बातें याद रहनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। और वो 3 बातें क्या क्या हैं, तो देखो 3 मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला है फेजिबिलिटी, या फिर मैं कह सकता हूं स्पॉन्टेनिटी, ठीक है जी। अभी मैं समझाता हूं, पहले आप पॉइंट्स याद रखिए। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तीसरा है मतलब आप इसको एनर्जी से याद रखो, ठीक है। अब इनकी चर्चा करते हैं। मतलब आपको याद रखना है कि ये 3 कॉज होते हैं इसके मुख्य। क्या क्या होता है? सबसे पहला फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस एट गिवन कंडीशन, दी गई शर्तों पर हमारा प्रक्रम पूरा होगा या नहीं होगा। पहली जानकारी हमें यह देगा था इस बारे में कि कोई भी प्रोसेस है, जनरली हम प्रोसेस ही स्टडी करते हैं, तो कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रम है, वो फिजिबल है या नहीं है, वो स्पॉन्टेनिटी के अंदर है या नहीं है, मतलब वो स्वतः हो रहा है या नहीं है। पहली बात हमें यह पता चलती है। जो शब्द मैंने बोले ऐसे कैसे आप लिख सकते हो। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस का मतलब है कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है या इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हुआ है। एक बात आप ध्यान रखना,
मैंने बोला इक्विलिब्रियम, देखो दो यहां हम यूज करते हैं ATTAIN, अटेन, और इसी से बनता है ATTAINED, अटेंड। ठीक है जी। एक होता है ATTEND, अटेंड। यहां ये वाला यूज होता है। अटेन का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से प्राप्त करना, अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना। यहां ये वाला टर्म यूज होता है, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा कि इक्विलिब्रियम आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो मैंने आपको ये बताया कि इक्विलिब्रियम के लिए हम ये वाला टर्म यूज करते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो अटेन हो रहा है, ध्यान देना, इस अटेंड को नहीं लिखते, ये तो उपस्थित होना होता है कि इक्विलिब्रियम साम्य, इक्विलिब्रियम हिंदी में बोलेंगे तो साम्य, साम्य आ चुका है या साम्य नहीं आया है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, समझ रहे कि इक्विलिब्रियम से पहले रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या इक्विलिब्रियम के बाद में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कितनी कंप्लीट हो गई है या इनकंप्लीट है, ये सारा आता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है। तीसरी जो इंफॉर्मेशन है वो है एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है जी, आप 3 पॉइंट याद रखना, फिजिबिलिटी, एक्सटेंट और एनर्जी। अब एनर्जी से मेरा क्या मतलब है, विच काइंड ऑफ एनर्जी, आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस। इसका मतलब समझिए कि कौन से प्रकार की ऊर्जाएं इस प्रोसेस को पूरा करने में शामिल है। कार्य हो सकता है, उष्मा हो सकती है, या इंटरनल एनर्जी हो सकती है, बहुत तरह की ऊर्जाएं हो सकती हैं। हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया ना, इसको हम 2 टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोकेमिस्ट्री में हम बहुत सारी उष्माएं पढ़ेंगे, बहुत सारी एनर्जीज पढ़ेंगे। तो विच काइंड ऑफ एनर्जी आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस, इस प्रक्रम में किस किस प्रकार की ऊर्जाएं शामिल हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अगला देखिए, मेरा लेक्चर अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट चला के देख लो, ठीक है जी। जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है वो फास्ट देख लो। अगला बात देखिए, अब आती है इसकी लिमिट्स, डीमेरिट्स। इसकी लिमिट्स क्या है, डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं, लिमिट्स क्या है। पहली बात कि ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, बिल्कुल सही बात है। ये केवल रिएक्शन की एनर्जी के बारे में बात करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात नहीं करता है। तो एक कॉन्सेप्ट पहला मेरा एक समझो, कोई भी रिएक्शन है उसके लिए हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, एक हम पढ़ते हैं काइनेटिक कॉन्सेप्ट। हम 2 तरह से स्टडी करते हैं किसी भी रिएक्शंस को। ध्यान देना आप कि जब मैं थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट से किसी रिएक्शन को स्टडी करता हूं तब मुझे काइनेटिक आइडिया नहीं होता, और जब मैं काइनेटिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करता हूं तब मुझे थर्मोडायनेमिक आइडिया नहीं होता। इन दोनों में विरोधाभास है, यह ध्यान रखना आप। तो काइनेटिक कॉन्सेप्ट होता है रसायन बलगति की, अभी 12th चैप्टर आएगा, 12th क्लास में रसायन बलगति की चैप्टर है, उसमें आएगा, तो वो काइनेटिक कॉन्सेप्ट है। अभी हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, पहली बात। दूसरा जो ड्रॉबैक है, दूसरा जो डीमेरिट्स है, दूसरी जो लिमिट है वो क्या है कि ये केवल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर लागू होता है, ये किसी इंडिविजुअल एटम पर लागू नहीं होता, ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे लागू होता है। मतलब बल्क, बिहेवियर ऑफ मैटर। जब कोई पदार्थ बल्क में लिया जाए, बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया जाए,
और वो जो बिहेवियर शो करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, वो जैसे गुण दर्शाता है, उसकी जो स्टडी होती है वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में गिना जाता है। ठीक है जी। तो केवल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को इसमें पढ़ा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, और करके PROPERTY भाई। देखो, तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि जो बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर से अराइज होती हैं, पैदा होती हैं, वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, और वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी की जाती हैं। एक सवाल और आता है, इक्विलिब्रियम का नाम यहां आया, मुझे याद आ गया कि विच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम आर इन्वॉल्व्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्ड हैं, इस तरह का सवाल आया हुआ है। कौन से निम्न में से कौन से इक्विलिब्रियम उष्मागतिकी में शामिल हैं, तो वो आप याद रखें। तीन कौन से थर्मल, केमिकल और तीसरा है मैकेनिकल। तीनों इक्विलिब्रियम का एक्सटेंट रखता है। तीनों रिएक्शंस हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। अब मैं जब डिफरेंस आएगा, सर केमिस्ट्री में और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स में, उसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों अलग अलग ना पढ़ने पड़े। हाँ, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री के सिलेबस में है, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ फिजिक्स के सिलेबस में है, उसकी बात अलग है। बाकी मैं मोस्टली चीजें यहां डिस्कस कर लूंगा। आगे देखो, आगे देखो, टर्म्स फॉर थर्मोडायनेमिक्स। टर्म्स फॉर थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में आप समझना। पहला टर्म है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है जी। जो भी आपके तरफ जो भी चीजें मौजूद है, सबके सब ब्रह्मांड है। इन्फिनिटी तक, जितना दूर आप देख सकते हैं, जितना दूर आपकी रेंज है, जितना दूर आप जा सकते हैं, वो सब यूनिवर्स है। एक्चुअली यूनिवर्स का कोई बाउंड्री नहीं है, कहां तक है ये नहीं है पता। ठीक है जी। यूनिवर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सिस्टम सराउंडिंग। ठीक है जी। इसे बोलते हैं हिंदी में तंत्र, मंत्र नहीं, सिर्फ तंत्र। सराउंडिंग को हम बोलते हैं सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट होगा यूनिवर्स का, उसे मैं बोलूंगा परिवेश। ठीक है जी। तो सिस्टम और परिवेश यूनिवर्स से बना होता है। सिस्टम क्या होता है? अब सिस्टम क्या है इसको समझिए। मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, तो दिस क्लासरूम इज सिस्टम। मैं इस कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, तो दिस कोचिंग इज सिस्टम। मैं इस शहर में पढ़ा रहा हूं, तो दिस शहर इज सिस्टम। मैं इस राज्य में पढ़ा रहा हूं, तो इस राज्य इज सिस्टम। मैं इस देश में पढ़ा रहा हूं, तो इस देश इज सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको? अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी वस्तु रखी जाएगी
मैं फिर बोल रहा हूं अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसको हिंदी में बड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, समझ में नहीं आता है कि अध्ययन के लिए चुना गया क्षेत्र, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वो इलाका, वो एरिया जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, यूनिवर्स का वह हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं बोलता हूं आई एम टीचिंग ऑन दिस अर्थ, मैं इस पृथ्वी पे पढ़ा रहा हूं, तो ये पृथ्वी सिस्टम हो गई, समझ में आया, क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन यह पृथ्वी है। मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं, तो सिनेमा इज सिस्टम। मैं मंदिर जा रहा हूं, तो अंडर ऑब्जर्वेशन मंदिर हो गया, तो मंदिर इज सिस्टम। ये सारी चीजें हैं। तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन एंड सेपरेटेड बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग से अलग है। अब दो चीजें हो गई। देखो, मान लीजिए मैंने कंटेनर लिया और अब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। वन, टू, थ्री, फोर, चार बाउंड्रीज हैं यहां पर, ठीक है जी। इसको मैंने स्टडी के लिए चुना है, ये सिस्टम हो गया। मैंने इस कंटेनर को स्टडी के लिए चुना है, ये सिस्टम हो गया। इसका वॉल्यूम ये है, ये हमने ऑब्जर्व किया, मान लीजिए 10 लीटर है। इसका प्रेशर ऑब्जर्व किया, मान लीजिए 10 एटीएम है, कुछ भी ले सकते हैं। खुले पात्र, ओपन कंटेनर का 1 एटीएम होता है, इसका 10 एटीएम हमने लिया। तो ये सब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन ले सकते। इसका टेम्परेचर हम देख लें कि साहब इसका टेम्परेचर क्या है। तो जो टेम्परेचर है, मान लीजिए हमने 200 केल्विन ले लिया, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हम इस सिस्टम के ले रहे हैं, इस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है अंडर ऑब्जर्वेशन, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चुना गया हो, तंत्र कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। अब आप देख रहे हैं कि ब्रह्मांड का वह भाग जो सिस्टम के अलावा हो, इधर इन्फिनिटी तक मैं जाऊं, इधर इन्फिनिटी तक मैं जाऊं, इधर इन्फिनिटी तक मैं जाऊं, और इधर भी मैं इन्फिनिटी तक जाऊं, ये सब का सब सराउंडिंग है। ये सब सराउंडिंग है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा ब्रह्मांड का जो भी हिस्सा है वो सब सराउंडिंग कहलाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, वो क्या रखनी होगी, वो बात क्या ध्यान रखनी होगी कि जो सराउंडिंग है, ये जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो केवल नेबरहुड काउंट करेंगे। नेबरहुड एरिया लेंगे, ये ध्यान रखना। मतलब कि अगर कोई सिस्टम है मेरे पास, तो इसका जो आसपास का इलाका है इसे मुझे सराउंडिंग मानना है इन जनरल। ऐसा तो मैं लिखना नहीं है कहीं पर, जब कैलकुलेशन करो तो इसके आसपास का जो इलाका है इसे मैं सराउंडिंग मानूंगा, ठीक है जी। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री।
सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री कितनी प्रकार की हो सकती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बाउंड्री हो सकती है फ्लेक्सिबल, बाउंड्री हो सकती है रिजिड। अब ये फ्लेक्सिबल और रिजिड का क्या चक्कर है वो देखिए। अगर ये एक लकड़ी का कंटेनर है या फिर लोहे का कंटेनर है तो इसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो मूवमेंट नहीं शो करेंगी, फिक्स होंगी। इस तरह की बाउंड्रीज को मैं कहूंगा रिजिड बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, दोनों को अलग अलग करती है। तो जो रिजिड बाउंड्री होगी वो होगी जो स्टैटिक रहे, स्थिर रहे। ठीक है जी। फ्लेक्सिबल बाउंड्री, अब बैलून में आप हवा भर दो, बैलून में जब आप हवा भरेंगे तो वो फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है जी। तो इस तरह की जो बाउंड्री है वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी। या फिर मैं क्या करूं, या फिर देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कंटेनर लिया, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है जी। और ये पिस्टन जो है ये मूवेबल है। ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, तो इसकी जो बाउंड्री है उसको मैं फ्लेक्सिबल बोलूंगा, इस वाली बाउंड्री को। और इसमें देखो 1 2 3 ये जो बाउंड्री है ये तो रिजिड होगी और ये फ्लेक्सिबल होगी। रिजिड स्टैटिक होती है, स्थिर रहेंगी, और अगर ये पिस्टन मूवेबल है तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी। आगे देखो, बाउंड्री आपकी हो सकती है डायाथर्मिक, इसको मैं बोलूंगा कंडक्टिंग। मतलब ये बाउंड्री है, इसमें से टेम्परेचर इधर उधर फ्लो हो रहा है, वो डायाथर्मिक होगी। एक बाउंड्री हो सकती है एडियाबैटिक, ये नॉन कंडक्टिंग होगी। नॉन कंडक्टिंग। ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि ये अगर बाउंड्री है तो टेम्परेचर इधर नहीं आएगा और ना इधर से इधर आएगा। बाउंड्री हो सकती है रियल, हो सकती है इमेजिनरी, हो सकती है आभासी, हो सकती है। तो इतनी टाइप की आपकी बाउंड्री हो सकती है। रियल बाउंड्री और आभासी बाउंड्री का क्या मतलब है? इमेजिनरी बाउंड्री का क्या मतलब है कि ये मैंने कंटेनर लिया जो ऊपर से खुला है, ठीक है जी, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, और ये हमारा सिस्टम है। तो देखो ये जो बाउंड्री है 1 2 और 3, ये तो है रियल बाउंड्री, और यहां जो बाउंड्री है ये है इमेजिनरी। ये ध्यान रखें। तो बाउंड्री इमेजिनरी हो सकती है, खुला कंटेनर, अब जब पानी भरा है, पानी के ऊपर कुछ नहीं है, तीन तरफ बाउंड्री है, वो तो रियल बाउंड्री हो गई, और ऊपर कुछ नहीं है तो वो इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। क्योंकि स्टडी तो हमें इस पानी की करनी है, तो हमारा सिस्टम तो ये पानी होगा ना, तो यहाँ भी हमें बाउंड्री माननी होगी, और जब उसे मैं बाउंड्री मानूंगा तो वो बाउंड्री कौन सी है? इमेजिनरी बाउंड्री है। तो ये सारा सीन आपके क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखो, पहला टाइप का जो सिस्टम होगा ओपन सिस्टम, जिसे मैं कहूंगा
खुला तंत्र, ठीक है जी। दूसरा टाइप का जो मेन रूप से है वो है क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी। तो जो ओपन सिस्टम है, अगर ये कोई सिस्टम है, मान लीजिए इसमें ये पदार्थ भरा हुआ है, तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा ही, साथ में मैटर का ट्रांसफर भी होगा। उसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। आप ओपन कंटेनर इसका एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम जिससे मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसे मैं क्लोज्ड सिस्टम कहूंगा। आइसोलेटेड वो सिस्टम है जिसमें ना तो मैटर का ट्रांसफर होगा और ना उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा। हम रसोई घर में बहुत सारी चीजें गर्म करते हैं, पदार्थ बाहर जाता है, एनर्जी भी बाहर आती है, अंदर जाती है। क्लोज्ड कंटेनर में अगर मैं गर्म करता हूं, केवल मैटर बाहर ना जाए, एनर्जी बाहर जाए आए, तो वो क्लोज सिस्टम होगा। ना तो एनर्जी बाहर जाए ना बाहर आए, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ह्यूमन बॉडी। हमारा शरीर एक खुला तंत्र है, पदार्थ का आदान प्रदान होता है बड़ा अच्छे से, पदार्थ लेते भी हैं, पदार्थ देते भी हैं। और ओपन सिस्टम एनर्जी का ट्रांसफ़र भी होता है। हमारे अलग अलग इनर साइड अलग टेम्परेचर है, बाहर की साइड अलग टेम्परेचर है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम पसीना निकालते हैं। हमारा अर्थ भी एक ओपन सिस्टम है। आप गैलेक्सी भी बोल सकते हो, लेकिन यूनिवर्स क्लोज सिस्टम होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर हमारी रेंज नहीं है, तो यूनिवर्स कहीं से टेम्परेचर लेगा देगा नहीं। हाँ, हमारी गैलेक्सी हम बोल सकते हैं, अर्थ बोल सकते हैं, ये सारी चीजें। आगे देखो, क्लोज्ड सिस्टम में और क्या होगा? प्रेशर कुकर, लेकिन ध्यान रहे, अगर प्रेशर कुकर बहुत ज्यादा हीट है तो पदार्थ का आदान प्रदान भी होता है, सिटी में से वेपर बाहर आता है, तो कोल्ड प्रेशर कुकर। यह भी आप ध्यान रखें। एक इसका बेटर एग्जांपल है डायाथर्मिक क्लोज्ड कंटेनर। अभी हमने बताया था बाउंड्री का टाइप, कि डायाथर्मिक जो बाउंड्री होती है उसमें टेम्परेचर का आदान प्रदान हो जाएगा, एनर्जी का आदान प्रदान हो जाएगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। तो डायाथर्मिक क्लोज्ड कंटेनर मैं बोल सकता हूं। इधर देखिए इसका एग्जांपल, थर्मस फ्लास्क। जब पापा की शादी होती है तो मम्मी गिफ्ट में लेके आती है थर्मस, वो वाला थर्मस जो आपके घर पे सबके होगा। तो थर्मस फ्लास्क जो है उसमें चाय डाल के देते हैं, ठंडी नहीं होती है। पुराने ज़माने में बारात चल के आती थी, बड़ा टाइम लगता था, तो थर्मस फ्लास्क आया था, उसमें बड़ा ट्रेड करता था। तो उसमें चाय डाल के देते थे कि रास्ते में पी लेना, ठंडी नहीं होगी। तो वो थर्मस फ्लास्क होता है। ना तो उसमें पदार्थ का आदान प्रदान होता है और ना उसमें एनर्जी का आदान प्रदान होता है। एक बात आप ध्यान रखना, अगर किसी कंटेनर में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो 100% चांस है कि मैटर का ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब आपने एनर्जी को ट्रांसफर होने से रोक दिया है तो मैटर तो जा ही कहाँ सकता है फिर।
तो ये ध्यान रखना। आगे देखिए, इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बना सकता हूं। मैं लिख दूंगा एडियाबेटिक क्लोज्ड कंटेनर। जैसे हमने बताया था दो तरह की बाउंड्री होती हैं, एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। डायाथर्मिक में टेम्परेचर का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एडियाबेटिक में टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं होगा। क्लोज्ड कंटेनर है तो पदार्थ का भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो इस तरह से वो आइसोलेटेड सिस्टम बनाएगा। तो ये मेन रूप से 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 प्रकार के सिस्टम और बताता हूं। तो वो जो 2 टाइप हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। वो 2 सिस्टम कौन से हैं? होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस सिस्टम और हेट्रोजीनस सिस्टम। देखिए, अगर यूनिफॉर्म कंडीशन हो, ध्यान रहे, अगर यूनिफॉर्म कंडीशन हो तो पहले वाला होगा, एक समान अवस्था हो। और यदि यूनिफॉर्म कंडीशन नहीं हो, असमान अवस्था हो, तो उसे हेट्रोजीनस सिस्टम कहेंगे। तो आप एक का याद रखो एग्जाम्पल, बाकी आपको याद रहेंगे। अगर सिंगल सॉलिड हो तो मैं बोल सकता हूं कि साहब यूनिफॉर्म कंडीशन वहां पर है और वो होमोजेनस सिस्टम है। अगर सिंगल लिक्विड हो और अगर सिंगल गैस हो या मिक्सचर ऑफ गैस हो या फिर सॉल्यूशन हो, ये सारे के सारे जो बनाएंगे वो होमोजेनस सिस्टम बनाएंगे। यहां पर यूनिफॉर्म कंडीशन नहीं होती सेकंड वाले में, यूनिफॉर्म कंडीशन यहां नहीं होती है। तो सॉलिड के साथ लिक्विड प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड के साथ वेपर प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह की कोई कंडीशन होंगी, वो सारे के सारे हेट्रोजीनस सिस्टम कहलाएंगे। तो ये दोनों बातें आपके समझ में आएंगी। सॉल्यूशन आप जानते हैं, सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है। मिक्सचर ऑफ गैसेज हमेशा होमोजेनस होते हैं। अकेली गैस है तो होमोजेनस ही होगी, अकेला लिक्विड है तो होमोजेनस ही होगा। सिंगल लिक्विड की बात हो रही है, सिंगल गैस की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में ये सारे सिंगल ही होने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा होमोजेनस और हेट्रोजीनस सिस्टम। 2 और टाइप है, वो भी मैं थोड़ा बता देता हूं, नॉलेज के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, एक होता है बेटा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल हो सकता है या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां से जो सिस्टम बन रहा है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हो सकता है, इंडिविजुअल एटम हो सकता है, तो उसका जो सिस्टम है वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। लेकिन अगर बल्क अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, तो जो बल्क अमाउंट ऑफ पार्टिकल है और उसका कोई सिस्टम है तो वो कहलाएगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। आप इसे हिंदी में नहीं, आप इसको इंग्लिश में ही याद रखो।
अब आप ध्यान रखना, जब बल्क अमाउंट ऑफ पार्टिकल होता है तो मैं इसे क्या टर्म बोलता हूं? बल्क अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर्स बिहेवियर। जो बल्क अमाउंट का मैटर जो बिहेवियर शो करता है, जो प्रॉपर्टी शो करता है, या बल्क अमाउंट ऑफ मैटर की वजह से जो प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं, द प्रॉपर्टीज अराइज ड्यू टू बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। मैंने जो लाइन बोली वो लिख लेना, द प्रॉपर्टीज अराइज ड्यू टू द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर के बहुत सारे एक साथ आ जाने से जो प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारी बातें हैं। तो जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का जो बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टी है, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। और जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम आगे बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो, पहला हम देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। तो ध्यान रखना, देखो क्या बात, इसको बोलते हैं मात्रा आश्रित गुण, या फिर इसे बोलते हैं विस्तारात्मक गुण। कि द्रव्यमान बढ़ा दो, उसकी मात्रा बढ़ा दो, वो गुणों का विस्तार होता जाएगा। इस तरह से याद रखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जितना बढ़ाओगे उतनी एक्सटेंड होती जाएगी, जितना अमाउंट बढ़ाओगे उतनी एक्सटेंड होती जाएगी। लाइन याद रखना मेरी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जितना अमाउंट बढ़ाओगे उतनी एक्सटेंड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो उसके अमाउंट पर निर्भर है। अगर मैं किसी भी सिस्टम में उपस्थित पदार्थ का अमाउंट बढ़ाता हूं तो सिस्टम में जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो बढ़ती है। जैसे मास, अगर मैंने अतिरिक्त पदार्थ ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है मास बढ़ेगा। जैसे वॉल्यूम, बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ेगा अगर आपने पदार्थ ज्यादा लिया है तो। तीसरा, प्रेशर ऑफ गैस, ध्यान रहे गैस के लिए ही ओनली। बिल्कुल, जब आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। आगे देखिए, आगे देखिए, हीट, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन, आगे देखिए, ध्यान रहे मोलर कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही है,
कॉन्सेंट्रेशन, आगे देखो, गिव्स फ्री एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन पोटेंशियल, आयनन विभव या अपचयन विभव, अपचयन विभव ही सही है, अपचयन विभव, सांद्रता, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, हीट, मास, वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस। तो ये सारे के सारे जो हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ये सिस्टम के वही गुण हैं, अगर सिस्टम में मैं अमाउंट इंक्रीज करता हूं तो ये भी इंक्रीज होंगे। अगला देखो, अगला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ध्यान से देखते जाओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो ये जो है अविस्तारात्मक गुण है। ये स्वतंत्र है, मात्रा कितनी बढ़ाओ ये ना बढ़ेंगे, ये ना घटेंगे। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम अमाउंट ऑफ मैटर। आप किसी सिस्टम में लिया गया पदार्थ कितना ही बढ़ा दो कितना ही घटा दो, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, और जिस सीरीज में मैं लिखता हूं उसी सीरीज में लिख के याद रखना। पहला, मोलर कंसंट्रेशन, दूसरा मोलर हीट कैपेसिटी, तीसरा मोलर वॉल्यूम, अगला देखिए मोलर हीट कैपेसिटी, ये तो आ गया ना शायद, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। अगला देखो, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सरफेस टेंशन को बोलेंगे सतही तनाव, विस्कोसिटी को बोलेंगे सयांता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद रख लेना आप, ठीक है। अगला देखो, टेम्परेचर और प्रेशर। अब हमने क्या देखा, वहां भी आया था इंटेंसिव में, लेकिन यहां प्रेशर जो है लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए। आपने देखा था, हमने जब इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो लिक्विड सॉलिड के लिए प्रेशर इकाई लिया था। इसका मतलब उसके अमाउंट से उसके प्रेशर पर डिपेंड नहीं पड़ेगा और उसके सॉलिड पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखो, अगला आप ध्यान रखना, हमने उसमें एक एग्जांपल लिखा है लास्ट में, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक फिक्स अमाउंट के लिए एक फिक्स कंडीशन में निकाला हुआ अपचयन विभव है, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको बार बार थोड़ा सा पढ़ लेना, याद करना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।